तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक आज का हमारा है कॉमर्स में वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जिसका भी आईसी वाले क्लास में जिनका क्लास 11 में था बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर ध्यान देना, उनको ये चैप्टर पता है क्या है एंड ऑल। फॉर एग्जांपल वो पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन वही चैप्टर जो है अब कॉमर्स में सिंगल चैप्टर बस हमारे पास ये क्लास 11 का वो हमको दिया गया हमारे कॉमर्स में, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि होता क्या है। और लकीली जो भी हमारे सिलेबस चैप्टर में दिया गया हम लोग को ना, मैंने पहले लोग को हाईलाइट कर दिया उस पूरे पोर्शन को, तो डेफिनेशन टॉपिक वाइज में दिक्कत नहीं होगा। और ये पीपीटी भी अवेलेबल है, तुम इस पीपीटी को भी आराम से देख सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग जस्ट मैं चेक कर लूँ कौन कौन लोग अब तक मीटिंग ज्वाइन किया है, फिर हम लोग नॉर्मल सा क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अभी क्लास में है तो 3 लोग अभी ठीक। तो जैसे कि अभी क्लास में 2 लोग हैं, उनका पहले क्लास 11 में था बिजनेस स्टडीज, वो पढ़ चुके इस टॉपिक को बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जो इनका क्लास 11 में नहीं था बिजनेस स्टडीज, उनके लिए टॉपिक नया हो जाएगा आज का बिजनेस एनवायरनमेंट ध्यान देना। तो मैंने कुछ कुछ पोर्शन हाईलाइट कर दिया, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा चीज क्या होता है। तो पहला मुझे यहाँ मिल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे फ्रेज को जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमारा बिजनेस और एक कर लेते हैं इन्वायरमेंट। तो ध्यान देना ये पूरा चैप्टर ही है जो बिजनेस के इन्वायरमेंट के बारे में। अब बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या होता है, तो उससे पहले समझेंगे हम लोग कि हम जब बचपन में जब क्लास 5-6 में थे, या फिर अभी भी ध्यान देना कभी कभी हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो एक ह्यूमन का इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास की चीजें, हमारा फॉर एग्जाम्पल ट्रीज हमारे सामने जो है, बिल्डिंग, तो लैंड, तो जो हम लोग जो एनिमल्स हमारे अगल बगल रहते हैं, जो हम लोग का वेदर है, जो क्लाइमेट है, सब मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनाता है। तो इन्वायरमेंट को ध्यान देना, जब देखते हैं हम इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स को, तो जो सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं वही मिलकर एक पूरे एक सिंगल ह्यूमन का इन्वायरमेंट बनाता है। और इन्वायरमेंट क्यों हमारा इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, इसलिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस इन्वायरमेंट में, वेदर लेके चलो, एयर लेके चलो, फिर टेम्परेचर लेके चलो उस इन्वायरमेंट का, ट्रीज लेके चलो, रिवर्स लेके चलो, हमारे लिविंग पे ध्यान देना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट या इफेक्ट डालते हैं फॉर श्योर। अगर इफेक्ट डालेंगे ही नहीं हमारे ऊपर, तो हमारे इन्वायरमेंट कहलाएंगे ही नहीं। तो हमारे आसपास की अभी तुम डेफिनेशन पढ़ोगे ना इस इन्वायरमेंट टॉपिक, इन्वायरमेंट वर्ड का, तो डेफिनेशन यही मिलेगा कि हमारे आसपास की चीजों को हमारा कहते हैं इन्वायरमेंट। क्यों? बस मेन रीजन है कि वो हमारे फंक्शनिंग पर, वो हमारे वर्किंग वे पर डालते हैं अफेक्ट, इसलिए हमारा इन्वायरमेंट है। अगर वो हमारे वर्किंग वे में अफेक्ट डालेंगे नहीं तो हमारा वो इन्वायरमेंट होगा ही नहीं, ध्यान देना। तो अगर पूरे में सभी एलिमेंट में से अगर मैं एक फैक्टर लेके चलूं, वेदर, तो वेदर ध्यान देना हमारे इन्वायरमेंट का ही एक एलिमेंट है। और वेदर तो हमारे नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग पर तो अफेक्ट डालता ही है, कभी अच्छा कभी बुरा मान के चलो। फॉर एग्जाम्पल कि तुमको सुबह स्कूल जाना है और बहुत जोर से बारिश हो गया, बहुत जोर मतलब बहुत ही जोरों से, ठीक है, तो ये शायद तुम लोग के लिए अच्छा होगा, ये बेनिफिट तुमको देगा ये चीज, जो भी तुम्हारा चेंज हुआ इस एनवायरमेंट के एलिमेंट में। लेकिन मान के चलो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, शाम को किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, किसी मॉल घूमने जा रहे हो, और तब उतने ही जोर से बारिश आ जाए, तब शायद तुम फील करोगे कि जो भी तुम्हारा इन्वायरमेंट है, जो एलिमेंट था वेदर मान के चलो, उसे तुम्हें एडवर्सली अफेक्ट किया इस वाले केस। तो मान के चलते हो कि इन्वायरमेंट में जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो हमारे फंक्शनिंग को, यानी कि हम कैसे काम करने वाले हैं, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं दोनों बोल रहा हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते ही हैं, तभी वो हमारा इन्वायरमेंट है, वरना हमारा इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। सिंपल सा बात। ठीक जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट है, वैसे अगर मैं बात करूँ बिजनेस के बारे में, तो तुमने अकाउंट में पढ़ा, अकाउंट्स में, कि बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ध्यान देना। ठीक उस तरीके से बिजनेस का भी जो होता है एक हमारा इन्वायरमेंट होता है, और वो इन्वायरमेंट के एलिमेंट जो बिजनेस के, ध्यान देना, वो सभी अफेक्ट करते हैं बिजनेस के फंक्शनिंग को। जैसे हमारे इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे फंक्शनिंग को, हमारे वर्किंग वे को करते हैं अफेक्ट। बारिश होगा तो काम नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो काम होगा। हीट या गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा तो काम नहीं कर पाएंगे, और नॉर्मल रहेगा तो काम कर पाएंगे। ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगा मान के चलो तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठंड अगर नॉर्मल पड़ेगा तो हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक इस तरीके से जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं बिजनेस के, वो भी बिजनेस के फंक्शन करते हैं अफेक्ट। तो स्कॉलर्स ने देखा ये चीज कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं तुम्हारे इन्वायरमेंट में, मतलब बिजनेस के इन्वायरमेंट में, जो बिजनेस के फंक्शन को करते हैं अफेक्ट। मान के चलो
गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चाहेगी कि पर्टिकुलर तरह का बिजनेस जो है वो ना चले, तो अगर तुम्हारा वही बिजनेस हो तुम चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। मान के चलो कस्टमर्स लेके चलो, कस्टमर्स अगर तुम्हारे बिजनेस परचेज ही नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारा बिजनेस चलेगा? शायद तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, ध्यान देना। तो इस तरीके से बिजनेस फंक्शनिंग को यानी कि सेल, परचेज, प्रोडक्शन को अफेक्ट बहुत सारे एलिमेंट करते हैं। तो उन्हीं एलिमेंट को मिलाकर हम कहते हैं कि वो हम उस पर्टिकुलर बिजनेस का वो इन्वायरमेंट है, कि वो बिजनेस उन इन्वायरमेंट की एलिमेंट्स पे ही हमारा डिपेंडेंट है। तो तुम डेफिनेशन पढ़ोगे जो मैंने किया हाईलाइट मेरे पीछे, तुम्हें दिखेगा उसमें कि द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट, ध्यान देना, बिजनेस का इन्वायरमेंट refers to sum total of all individual institutions and other forces, ध्यान देना। तो यहाँ जो मेरा वर्ड है सम टोटल, ये वर्ड सम टोटल मतलब यूज क्यों करते हैं? बिकॉज किसी भी एक एलिमेंट को सिंगल हम नहीं बोलते इन्वायरमेंट, बल्कि जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को एक साथ बोलते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट है। मैं काम को एक सर्कल बनाओ माइंड में, और सर्कल के अंदर सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन क्या करो, पुट कर दो। तो तुम्हें मान के चलो कि 120 तुम्हें एलिमेंट मिल गए उस सर्कल के अंदर, तब उस सर्कल को हम बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज सभी एलिमेंट को एक साथ डिनोट मुझे करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज किए सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सिंगल हमारे फैक्टर्स भी चलो कह लो, ऑल इंस्टीट्यूशंस, ध्यान देना, मान के चलो कि बैंक्स है, टैक्स अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है, फिर तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, फिर तुम्हारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये सभी तुम्हारे चले आते हैं इंस्टीट्यूशन में चले आते हैं। एंड अदर फोर्सेस, सब यहाँ पे फोर्सेस नहीं इंक्लूड बोल पाएंगे डेफिनेशन में, तुमको डाल दिया गया अदर फोर्सेस वाले कैटेगरी में, दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस, ठीक है, एंटरप्राइज, बट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग। आगे हमारा वर्ड फंक्शनिंग, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरह के हमारे होते हैं, इंटरनल, ध्यान देना, और एक्सटर्नल भी। डेफिनेशन में सिर्फ एक्सटर्नल वर्ड लिया है, लेकिन तुम अपने डेफिनेशन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही वर्ड मेंशन करना अपने डेफिनेशन में, ठीक है। क्यों ऐसा, तुम आगे जाके फील करोगे इस टॉपिक में। तो आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज बट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग, मे वर्ड निकाल देना डेफिनेशन में से, ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। यहां मैंने मे निकालने के लिए क्यों बोला, ध्यान देना, मे अगर आता तो यहाँ पे बनता है पॉसिबिलिटी, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, उसके फंक्शनिंग को अफेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा तभी वो बिजनेस का एनवायरनमेंट कहलाएगा, वरना एनवायरनमेंट नहीं कहलाएगा, ध्यान दे, ठीक है। तो इस पूरे डेफिनेशन में से मे वाले वर्ड को निकाल देना। तो मुझे बताओ व्हाट्सएप में कि क्या तुम्हें समझ में आया कि ब्रीफ में कि एनवायरनमेंट का हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? सिंपल सा बात है, एक बिजनेस है, वो बिजनेस भी फंक्शन करता है, वर्क करता है, लेकिन उसका वर्क हमेशा फिक्स नहीं रहता, कभी वर्क अच्छा होता है, कभी वर्क बुरा होता है, मान के चलो। तो बहुत सारे फैक्टर मुझे मिले, एनालिसिस के बाद मुझे बहुत सारे फैक्टर मिले जहां ये देख पाए कुछ फैक्टर तो अच्छे हैं, जो जिसमें अगर चेंज आ रहा है तो बेनिफिट मिल रहा है बिजनेस को, और कुछ मेरे फैक्टर्स ऐसे चेंज हो रहे हैं जहां जो अगर चेंज हो तो बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट बिजनेस से तुम्हारा पड़ रहा है। जिस वाले केस में उन्हीं एलिमेंट्स को कह दिया गया क्योंकि ये डालते हैं अफेक्ट बिजनेस के फंक्शनिंग को, तो यही हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट है, और इन्हीं को हम बोलेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, ध्यान दें। तो शायद तुम लोगों ने मुझे बोला यस, तो चलो अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सिलेबस में और है क्या इस टॉपिक में, फीचर्स होता पहले, लेकिन अभी तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस फॉलो हो रहा है, तो फीचर्स को निकाल दिया गया तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे अगला मिलेगा इंपॉर्टेंस, ध्यान देना, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंस क्या होता है। जिस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक वैसे ही इंपॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट का किसी भी एक बिजनेस के लिए, ध्यान देना। तो इंपॉर्टेंस क्या, ये इंपॉर्टेंस उसकी स्टडी का यहाँ पे दिया हुआ है कि मान के चलो तुम कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, मान के चलो जम्मू कश्मीर या शिमला मान लो, तुम जाने से पहले क्या करोगे, प्लानिंग करोगे अच्छे से कि वहां पे ठंड कितनी पड़ती है, या अभी तुम जहां पे जा रहे हैं जिस महीने में उसमें ठंड कितनी पड़ती है, कम या ज्यादा, तुम उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेडिसिन ले लोगे, बीमार पड़ गए तो खा लेंगे, कुछ कपड़े रख लोगे एक्स्ट्रा अकॉर्डिंगली, मौसम के अकॉर्डिंगली, तुम पर प्लानिंग ऑलरेडी होकर जाओगे उस जगह पे, ताकि तुम्हें जाने के बाद दिक्कत ना हो, तुम्हें वापस ना आना पड़े, ठीक है। ठीक इस तरीके से कोई भी बिजनेस, ध्यान देना, अपने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर लेता है, या एलिमेंट्स में क्या चेंज आते हैं उनके बारे में स्टडी कर लेता है, तो इससे उस बिजनेस को ही बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंस ऑफ
बिजनेस इन्वायरमेंट लिखा है, समझना तुम इस तरीके से कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट के स्टडी करने का, एनालिसिस करने का क्या बेनिफिट मिलता है किसी बिजनेस को ध्यान देना जरूरी भी है। कोई अगर मेरे फंक्शनिंग पर डालता है अफेक्ट, तो उसके बाद स्टडी करना पड़ेगा ना कि उसमें क्या चेंज आता है और कितना चेंज आता है और कैसे चेंज आता है, और अगर आ गया तो मुझे कितना करेगा इम्पैक्ट, मुझे कैसे करेगा इम्पैक्ट, कैसे बचना है, क्या हम उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज नहीं कर सकते हैं तो खुद चेंज हो सकते हैं। सभी तभी पॉसिबल है जब स्टडी किया जाए बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स को ध्यान देना। तो यहाँ पर दिया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी ध्यान देना। तो पढ़ता हूं थोड़ा सा यहाँ पर। So it is very important for business firms to understand their environment and the changes occurring in it, जो मैंने बोला, ठीक है, समझना भी जरूरी है, और उसमें क्या चेंज आता है, कब चेंज आता है, कैसा चेंज आ रहा है या आने वाला है, इन सभी को समझना भी जरूरी है। Business enterprise which know their environment and are ready to adapt to environmental changes would be successful. Otherwise they will be facing difficulties. तो मान के चलो जो लोग मान के चल रहे हैं कि हर बरसात में बीमारी आती है थोड़ी सी, जो समझते हैं इन चीजों को, वो बच के रहते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तो वो शायद बीमार नहीं पड़ते हैं, बहुत कम पड़ते हैं। लेकिन जो लोग इन चीजों को जानने के बावजूद भी या फिर नहीं समझते, मान के चलो, वो पड़ते बीमार, क्योंकि इन्वायरमेंट हम पे इम्पैक्ट डालेगा, ये बेसिक फैक्ट है, जुटला नहीं सकते इस फैक्ट को हमारा। और जो इन्वायरमेंट हमारा है उसके बाद स्टडी मुझे करना ही पड़ेगा, ये मान के चलना है। तो जो लोग बिजनेस ऐसा करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज जो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, पहले से वो होते हैं रेडी, तो उनको इन चीजों में हेल्प मिलता है। आगे बढ़ते हैं। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड कॉन्स्टेंट्स टू बिजनेस। मैंने कहा था ना कि मान के चलो सुबह सुबह अगर तुम स्कूल जा रहे हो, बारिश हो गई बहुत जोरों की, मतलब बहुत ही जोरों की बारिश हो गई, तो ये तुम्हारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि अरे आज अच्छा है, घर में कोई नहीं बोलेगा स्कूल जाने के लिए बिकॉज बहुत बारिश हो रहा है, तो तुम्हारा हो गया अपॉर्चुनिटी। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर लेके चलते हैं, सेम शाम को तुम्हें किसी बर्थडे पार्टी भी जाना है, मेला घूमने जाना है, या मॉल घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, और उस समय अब दूर से अगर बारिश हो गई तो तुम्हारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम मान के चलो। ठीक इस तरीके से इन्वायरमेंट जो हमारे होते हैं एलिमेंट, अगर उसमें चेंज आता है तो चेंज हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। अगर हम मान के चले तुम्हारा अगर उसमें चेंज ऐसे भी आते हैं जो हमारे नेगेटिव होता है, उसे कहते हैं हम थ्रेट्स, या ध्यान देना कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ये प्रॉब्लम तुम कह सकते हो। अब तुम एग्जांपल दूंगा कि एजुकेशन सेक्टर, टूर्स एंड ट्रैवलिंग सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर मान के चलो, हॉस्पिटलिटी वो होटल इंडस्ट्री, ध्यान देना, इनके लिए कोरोना पीरियड एक था थ्रेट, एक था प्रॉब्लम, अभी भी है मान के चलो। लेकिन जो तुम्हारे थे मेडिकल जो फील्ड थे, जो मेडिकल जो इंडस्ट्री तुम्हारी है, ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारी इंडस्ट्री है, उनके लिए कोरोना पीरियड तुम्हारा क्या अपॉर्चुनिटी है। उनको बहुत पैसे उनके अर्न हुए, उनके जो रखे थे फैसिलिटीज उनको यूज करने का मौका मिला, गवर्नमेंट का ध्यान गया इस सेक्टर के तरफ कि इनको इम्प्रूव करना है कि फ्यूचर में कोई नया वायरस आए तो उनसे लड़ पाए। तो अब ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो था पीरियड कोरोना वाला, वो था अपॉर्चुनिटी मान के चलो। ठीक इस तरीके से ही हमारे इन्वायरमेंट बहुत सारे चेंजेस होते हैं डेली वाइज या पीरियड वाइज मान के चलो, और वो चेंज होने पर अपॉर्चुनिटी भी आती है और हमारे थ्रेट्स या कॉन्स्टेंट्स भी उनमें उनसे किसी बिजनेस को मिलता है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। सो लिखा है कि सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट आर गिवन बिलो। पहला मुझे मिल रहा है यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। सिंपल सा बात, फर्स्ट मूवर, जो मूव फर्स्ट करेगा, जो पहले रिएक्ट करेगा, जो पहले अपने आप जो पहले प्लानिंग करेगा, ठीक है, एडवांटेज उसी को मिलेगा। तो बिना स्टडी किए हम लोग फर्स्ट मूव कैसे कर सकते हैं। मान के चलो मुझे दिखता है 2 किलोमीटर तक, तुम्हें दिखता है 5 किलोमीटर तक, तो 5 किलोमीटर तुम ज्यादा दूर देख पा रहे हो और तुम देख भी रहे हो। तो अगर 5 दूर से अगर कोई ट्रेन आ रहा है, चाहे कोई तूफान आ रहा है, मान के चलो तुम पहले हो जाओगे रेडी। मैं 2 किलोमीटर ही देख पा रहा हूँ, या मैं देख ही नहीं रहा, मान के चलो, तो मैं बाद में होऊंगा रेडी। तो जो पहले इन एलिमेंट्स के चेंज को समझता है, देख पाता है, एनालाइज कर पाता है, वो पहले से प्लानिंग कर पाता है, पहले से अपने आप को स्ट्रांग बना पाता है। इसलिए कहते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि जो करेगा एनालिसिस
बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स में चेंजेस के बारे में, उसे मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो नहीं करेगा वो लास्ट में करेगा रिएक्ट। मैं तुम्हें एग्जांपल और दे सकता हूँ, चलो कि हम कुछ दिन पहले हमारे जमशेदपुर में नहीं तूफान आया था, 2 दिन पहले अलर्ट जारी हो गया था कि तूफान आने वाला है, चलो क्या काम कर लो कि ठीक से अपने अपने अरेंजमेंट्स कर लो। लोगों ने किए भी होंगे, लोग बच भी गए तूफान के बीच दौरान में। लेकिन आगे अगर देखोगे कि जो लोग को इन्फॉर्मेशन सुनाई नहीं दिया और जो इन्फॉर्मेशन सुन के भी इग्नोर कर दिए, कि जिन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं, वो तो रेडी नहीं हो पाए और तूफान आ गया, उन्हें दिक्कत ही हुई। तो जो लोग करते हैं स्टडी एनालिसिस, उनको मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वो फर्स्ट मूव करके क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट के चेंजेस को सेंस कर लेते हैं और अपने आप को चेंज करने को टाइम उनके पास सफिशिएंट मिलता है। तो लिखा देखो, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। ध्यान देना, अब मैंने बोला कि चेंज के बारे में, तो चेंज तो आया फॉर श्योर, लेकिन चेंज क्या लाएगा, अपॉर्चुनिटी या हमारा थ्रेट। ध्यान देना, तो अगर हमने पहले ही हमें चल गया पता कि आने वाला जो चेंज है वो लेके आएगा अपॉर्चुनिटी, तो हम पहले से ही उसको लेने के लिए आगे बढ़ गए। हमारे कॉम्पिटिटर उन्होंने अगर बाद में स्टडी किया तो बाद में आए, तो पहले हमने चूज कर लिया तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल गया, और अपॉर्चुनिटी मिलना हमारे लिए बेनिफिट है। आगे मांगने चलते हैं, ठीक इस तरीके से ही अगर हमें हमने सेंस कर ले कि आने वाला चेंज एक थ्रेट, एक प्रॉब्लम लेके आएगा हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन जब वो नेगेटिव चेंज आए तो हम पे इम्पैक्ट कम से कम डाले, दोनों चीज में हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए। आगे है अर्ली अर्ली वार्निंग सिग्नल, जस्ट उल्टा। क्योंकि नेगेटिव तुम्हारा चेंज आने वाला है फ्यूचर में मान के चलो, और हम स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, तो अगर वो चेंज नेगेटिव हुआ तो मुझे पहले ही मिल जाता है अर्ली वार्निंग सिग्नल। ध्यान देना, तो कुछ लोग होते हैं ना कि जो हर 6 महीने पे मेडिकल टेस्ट करवाते हैं बॉडी का। क्यों? सिंपल सा बात है, अगर बॉडी का हर 6 महीने पे करवाएंगे तो कोई भी अगर डिजीज हुआ तुरंत चल जाएगा पता, तुरंत उसके बारे में लोग मेडिकेशन करना या ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे, तो शायद उनपे वो बीमारी इम्पैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन जो लोग चेकअप करवाते ही नहीं कभी भी जिंदगी में, मान के चलो बीमारी हो गई और धीरे बीमारी बढ़ गई और एंड में बीमारी बड़ी निकल गई। तो ये सेम एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर, सेम यहाँ पर होता है। जब बिजनेस करते हैं स्टडी अपने एनवायरमेंट का, तो एनवायरमेंट में क्या नेगेटिव चेंज आने वाला है उसका अर्ली सिग्नल मिल जाता है किसी बिजनेस को। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस सर्व्स एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। इट मेक्स अ फर्म अवेयर ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग थ्रेट और क्राइसिस so that the firm can take timely actions to minimize the adverse effect if any. अगर मैंने पहले से स्टडी किया है तो मेरे को पहले ही अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया, बस इनफ टाइम है अपने आप को रेडी करने का, प्रिपेयर करने का उस चेंज के अकॉर्डिंग। चलो मुझे यहाँ तक बताओ, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है पूरा जो मैं डिस्कस यहाँ तक किया? फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। आ जाओ, बताओ मुझे चैट में कि तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया, तो फिर आगे बढ़ेंगे और आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ तक। ओके फाइन, ठीक है चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों की रिप्लाई किए, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? नंबर 3 हमारा कस्टमर फोकस। शायद तुम्हें दिखना होगा स्क्रीन पे ध्यान से, लेकिन नंबर 3 टॉपिक हमारा कस्टमर फोकस। ध्यान देना, तो कस्टमर जानते ना पूरे एलिमेंट में अगर हम बात करें, तो अगर सबसे ज्यादा बात जो एलिमेंट हमारे साथ वल्नरेबल होता है, जिसमें चेंज बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें चेंज अगर आया जो हमारे बिजनेस को बहुत ही ग्रेटली इंपैक्ट कर सकता है, वो होता है हमारा कस्टमर बेस। ध्यान देना, कस्टमर से जो होते हैं, जो हमसे परचेस करते हैं, मुझे प्रॉफिट, मुझे अर्निंग होता है। तो अगर मैंने बिजनेस को, एनवायरमेंट को अगर एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कस्टमर को भी एनालाइज करूंगा। उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, या उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जो बदलाव आ रहे हैं वो तुम्हारे कैसे बदलाव आ रहे हैं, ताकि मैं अपने आप को रेडी कर लूं। तो इससे मुझे हेल्प मिलता है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को, या कस्टमर के चेंजेस में, जो कस्टमर जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हमारे आ रहे हैं, उनको सेंस के चेंज करने को अपने आप। तो मुझे मिला कस्टमर फोकस यहाँ पर। तो कस्टमर भी एक एलिमेंट ही हमारा है, तो स्टडी करते वक्त हम कस्टमर पे फोकस करते हैं और कस्टमर के नीड हमें समझ में अच्छे से आते हैं, ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फैक्शन वाला गुड्स ही सप्लाई कर सके और कस्टमर हमारे बिजनेस के कस्टमर हमारे ही बनेगा। So environmental understanding makes management sensitive to the changing needs and expectation of customers। और ध्यान देना, ये एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है, कस्टमर का वांट चेंज होगा ही होगा,
चाहे वो एज के साथ हो, चाहे वो टाइम के साथ हो, चाहे वो कंजम्पशन के साथ हो, ध्यान देना। ठीक है, तो अगर चेंज होगा तो समझना पड़ेगा क्या चेंज आ रहा है, चेंज में ट्रेंड कैसा, ताकि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर सके, कस्टमर सेंसिटिव बनकर या कस्टमर पे फोकस करके ध्यान देना। आगे हमारा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, मैंने पहले ही बोला जब भी कोई अपॉर्चुनिटी या थ्रेट हमारे इन्वायरमेंट लगता है कि आने वाला है या फिर आ सकता है फ्यूचर में, तो उसके रिगार्डिंग हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी, मतलब प्रॉपर प्लानिंग, या तो अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो कैसे उसे ग्रैब किया जाए, फुलेस्ट ग्रैब कैसे किया जाए उसे, या फिर कोई तुम्हारा थ्रेट है, अगर एक प्रॉब्लम हमारे लिए, तो उसके से हम लोग बचे कैसे, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी मेकिंग। तभी पॉसिबल है जब हम लोग इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, ताकि सफिशिएंट टाइम पर हम क्या कर सके, इन चेंजेस को करके एनालाइज हम सिंपली बना सके स्ट्रेटेजीज हमारे। सो बिजनेस लिखा है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब वही एनालिसिस प्रोवाइड्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर श्योर। सच इंफॉर्मेशन सर्व्स एज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसके बिना प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग पॉसिबल ही हमारा नहीं है। आगे है कोपिंग विद चेंज। सेम, अगर प्रॉब्लम आया तो हम उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, बिकॉज मुझे सफिशिएंट टाइम मिला है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बनाने में। ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। So business leaders are expected to cope up with rapid changes in the environment. चेंज तो इन्वायरमेंट में आएगा, ये इनहेरेंट चीज है, ये बेसिक फैक्ट है। कोई भी इन्वायरमेंट जिंदगी भर तक फिक्स नहीं रहेगा, तो चेंज होता ही होता है। यहाँ पर to not decide the direction and nature of change, the leaders need to understand the aspirations of people and other environmental forces through the environmental scanning. ठीक है, तो मान के चलो यहाँ अगर बात करते हैं कोई नेगेटिव चेंज आने वाला है, जो बिजनेस लीडर्स है, मतलब क्या टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजर्स, उनसे पूरा बिजनेस करती है एक्सपेक्ट कि वही है कैप्टन जो दिक्कतों से निकालेंगे बिजनेस को। तो दिक्कतों से निकालने के लिए बिजनेस पर प्लानिंग ही हमारा काफी नहीं है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को करने के बाद एनालिसिस हम एक चेंज एक्सपेक्टेशन लाते हैं कि हाँ ये चेंज आने वाला है, चेंज ऐसा होने वाला है इन्वायरमेंट में, और इससे बचने का स्ट्रैटेजी या प्लानिंग हमारा ये होगा। तो हम लोग पीपल को भी देखते हैं कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो क्या चाहते हैं, और या फिर जो भी अदर जो हमारे गवर्नमेंट है, फिर सोसाइटी है, मान के चलो वो क्या चाहते हैं। तो इनके बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग भी क्रिएट करना जो होता है, काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। और टॉप मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जब वो प्रॉपर स्कैनिंग करने के काबिल हो जाए, या प्रॉपर स्कैनिंग करें बिजनेस के एनवायरमेंट का ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक इमेज। तो अगर मैं बिजनेस के एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहा हूँ और मैं अच्छे से कर रहा हूँ एनालाइज, ध्यान देना, तो मैं हर एक नेगेटिव सिचुएशन में अच्छे से बिजनेस कर रहा हूँ, मान के चलो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं इस प्रॉफिट के एक पार्ट को सोसाइटी के बेनिफिट के लिए खर्च भी कर रहा हूँ, मैं अपने इन्वेस्टर रिटर्न भी अच्छा दे रहा हूँ, मैं कस्टमर को गुड्स भी अच्छा दे रहा हूँ। तो इन सभी चीजें मैं करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, बिजनेस का पब्लिक इमेज क्रिएट होगा। लेकिन अगर पब्लिक इमेज तभी हुआ क्रिएट जब मैं सभी चीजें बहुत अच्छे से करूं और सभी इन्वायरमेंटल चेंजेस को मैं अच्छे से मैनेज कर सकूं। तो कब पॉसिबल है, जब तक कि हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहे, उनके चेंज को स्टडी करते रहे, और जिसे मैंने करना बंद कर दिया तो यही दिक्कत हमारे साथ होगा, जो कि यहाँ मुझे लिखा है पब्लिक इमेज क्रिएट यहाँ पर नहीं होगा। तो बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्टडी करने पर हेल्प भी मिलता है कि बिजनेस इकोनॉमी में अपने इन्वायरमेंट का एक अच्छा इमेज क्रिएट हमेशा कर सकती है। ध्यान दें, ठीक है, आगे बढ़ते चलो। आगे मुझे लिखा है कि कंटिन्यूअस लर्निंग, ध्यान देना। तो कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब ही हमारा होता है कि कंटिन्यूअस बिजनेस के एनवायरमेंट के चेंजेस को लर्न करते रहना, समझते रहना। ध्यान देना, अगर मैं समझ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस भी हमारा है। यहाँ लिखा देखो, इन्वायरमेंटल एनालिसिस सर्व्स एज ब्रॉड बेस्ड एंड ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव। ध्यान देना, it keeps them in touch with the changing scenarios that they never caught unaware. टॉपिक आगे हमारा जो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब तक मुझे बता दो कि इंपॉर्टेंस जो मैंने बात की उस टॉपिक के बारे में, इन कॉमन सेंस बात करते हैं, क्या तुम्हें समझ में आया? तो मैं फिर आगे बढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे बिजनेस के एनवायरनमेंट का इन शॉर्ट या इन ब्रीफ। ध्यान दे, बताओ 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 मुझे चैट में। इनकेस कोई टॉपिक लगा तो बताओ, मैं चेक कर लूंगा फिर अकॉर्डिंगली।
फाइन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी डायमेंशंस हमारा क्या है, मतलब एलिमेंट्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं दो लेवल पर। देखो, जब तुमने पढ़ा होगा क्लास 11 में, अभी हमारे फिजिक्स में था, हम लोगों ने छोड़ दिया वो चीज। वहां पे जो इन्वायरमेंट में जो हमारे होते हैं एलिमेंट, उनमें कुछ फोर्स होते हैं जो हमें चेंज करते हैं, हमारे फंक्शन को चेंज करते हैं। अब ये जो फोर्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स, कुछ तो एलिमेंट होते हैं जनरल, कि अगर उनमें कोई चेंज आया तो सबको करेंगे अफेक्ट, ठीक है, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको करेंगे अफेक्ट। बारिश मान के चलो अगर आ गया, सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सभी मेरे एरिया में रहे सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। तो वेदर तुम कह सकते हो ये जनरल फोर्स की तरह काम करता है। एक बहुत ही, जब भी इसमें कोई चेंज आते हैं तो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, सभी के ऊपर बराबर बराबर पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तुम्हारा मान के चलो कि मेरे घर के सामने एक ऐसा रोड है, मान के चलो, जो बहुत ही डाउन है, और वहां पानी जम गया और अब मैं उस रोड को क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, मान के चलो। तो दिक्कत सिर्फ मेरी ही है, मेरे घर के सामने गड्ढा है बड़ा सारा, मेरे घर के सामने कीचड़ लग गया, पानी लग गया, लेकिन बाकी के सामने, घर के सामने शायद ना हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस चीज से उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ मुझे इम्पैक्ट पड़ा। ये तुम कह सकते हो कि मैंने कुछ खाना ऐसा खाया जिससे मुझे बीमारी हो गया और मैं जो है बेड रिडन में हो गया, तो उससे सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम हुआ, बाकी लोग तो नॉर्मल हेल्दी खाना खाए। तो कुछ जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं बिजनेस के मानते चलो, उनको हम कैटेगराइज करते हैं उनके फोर्स के बेस पर, उनके इम्पैक्ट के बेस पर, कि वो माइक्रो होंगे या फिर वो मैक्रो होंगे। पहले बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स ध्यान देना, एक बड़ा लेवल पे स्टडी जो सबके बारे में स्टडी करता है, सेम चीज यहाँ पर। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में वो एलिमेंट को हम इंक्लूड करेंगे कि जिनमें चेंज आने पर सिर्फ कोई एक बिजनेस नहीं, मोटा मोटी पूरे इकोनॉमी का हर एक बिजनेस या किसी भी एक रीजन का हर बिजनेस होता है इम्पैक्ट। मैक्रो मैक्रो फैक्टर ध्यान दें, मैक्रो इन्वायरमेंट चलो, मतलब वो एलिमेंट जिनमें जनरल फोर्स पाया जाता है। अगर उनमें कोई चेंज आया तो जनरली हर बिजनेस इंपैक्ट होगा, कोई एक तुम्हारा स्पेसिफिक बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि सब इंपैक्ट तुम्हारे, ठीक है। तो तुम कोरोना लेके चलो, कोरोना वाला पीरियड तो कोरोना अगर मैं खाली हेल्थ केयर को अगर रखूं एक्सेप्शन के तौर पर साइड में, तो बाकी सारे जो मेरे बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के, सभी इंपैक्ट हुए तुम्हारे, सभी अफेक्टेड हुए। तो ये इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है कोरोना फॉर एग्जाम्पल, ये एक तरह का मेरा जनरल फोर्स था, इसको रखेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, बिकॉज इसके चेंज से पूरा वर्ल्ड या सभी बिजनेस हमारे हुए हैं इम्पैक्ट। एक्सेप्शन लेके चलते हैं, हेल्थ सेक्टर को ध्यान देना, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, हालांकि वो भी इम्पैक्ट हुआ है कुछ ना कुछ हद तक, लेकिन वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो लोग उन्हें पैसे कमाए हैं, लेकिन बाकी सभी बिजनेस के मॉड्यूल ने पैसे गंवाए हैं, ठीक है, चलेगा यहां तक। क्योंकि इस वाले फोर्स ने सभी को इम्पैक्ट किया, उसको हम कहां रखेंगे, मैक्रो, मतलब बड़ा वाला एनवायरमेंट में रखेंगे, ठीक है। अदर तुम अगर देखोगे तो हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स में जाके, तुमको मिल जाएगा स्पेसिफिक फोर्सेस। तो कुछ मेरे एनवायरमेंट में एलिमेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादातर एनवायरमेंट में ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुझे ही करेंगे इम्पैक्ट, या फिर मेरी तरह के बिजनेस को ही करेंगे इम्पैक्ट, बाकी सबको इम्पैक्ट वो नहीं करते अगर उसमें कोई चेंज आया तो, मतलब स्पेसिफाइड फोर्सेस ध्यान देना, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस जो किसी एक तरह के बिजनेस को ही कर रहे हैं इम्पैक्ट, बाकी बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या मिल रहा है, मेरे को जनरल नहीं मिल रहा है फोर्स, मेरे को मिल रहा है स्पेसिफाइड फोर्स मिल रहा है, जो एक तरह की इंडस्ट्री, एक तरह के बिजनेस को ही इम्पैक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो यहाँ मुझे मिलेगा माइक्रो एनवायरमेंट, बिकॉज उसका जो स्कोप है ना उन एलिमेंट्स का बहुत छोटा है कंपेयर टू द मैक्रो एनवायरमेंट। तो यहाँ मुझे मिला डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट माइक्रो, वो सभी एलिमेंट्स को यहाँ रख देंगे जो बिजनेस के एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, बात का बात है, वो किसी ना किसी स्पेशल बिजनेस को ही इम्पैक्ट करेंगे, सबको एक साथ नहीं करेंगे। और मैक्रो एनवायरमेंट को डाल देंगे उन एलिमेंट्स को जो सभी बिजनेस को एक साथ करेंगे इम्पैक्ट। तो आते यहाँ पढ़ते चलो, लिखा है there are two main dimensions of business environment, micro and macro environment, ध्यान दें, ठीक है। So micro environment consists of internal and external forces या factors मान के चलो। तो internal factors वो है जो बिजनेस के प्रेमाइसेस के अंदर होते हैं, और अगर बिजनेस चाहे तो उनको चेंज कर सकता है, उन पे कंट्रोल होता है बिजनेस में, ठीक है। डायरेक्ट ध्यान देना, कंट्रोल, कि मान के चलो एम्प्लॉइज, या मेरा जो है वर्क कल्चर, या मेरा जो है ऑफिस कल्चर, जो मेरा बिजनेस कल्चर है,
मैं टॉप मैनेजमेंट मान के चलो, इसलिए मेरे एलिमेंट से जो आते हैं इंटरनल फैक्टर में, तो बिजनेस केपेबल होता है इन इंटरनल फैक्टर्स को चेंज करने में, जो कि किसके पार्ट है, माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट हमारे। लेकिन बात मैं करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ध्यान देना, तो इनको बिजनेस टैकल कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली टैकल करना पड़ेगा इसको, पॉलिसी बनाकर, फिर तुम्हारा प्लानिंग कर कर, क्योंकि इनको वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता है, इन पर कंट्रोल डायरेक्टली उसका नहीं चलता, तो इनके लिए उसको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि कैसे इससे चेंज को बचे, या कैसे हम इस चेंज को पॉजिटिव अपने लिए इम्पैक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो के अंदर दो फैक्टर हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर्स, एक हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। लेकिन मैक्रो जब तुम पढ़ोगे उसके अंदर चले आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, जो इकोनॉमिक रूल गवर्नमेंट की होती है, वो सभी इकोनॉमिक फैक्टर के चले आते हैं अंदर। सोशल फैक्टर, सोसाइटी का, पूरे कंट्री का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, कितने लोग हैं, क्या फॉलो करते हैं, और टेक्नोलॉजिकल, कि कंट्री में अगर तुम्हारा बिजनेस है तो बिजनेस तुम्हारे किस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लेबर इंटेंसिव कि कैपिटल इंटेंसिव, या मान के चलो टेक्नोलॉजी अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर भी रहा है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी का तुम्हारा जो स्टेज है वो कंपेयर टू डेवलप कंट्री से के बराबर है या उससे नीचे है। हम अभी इंडिया में 3G यूज कर रहे हैं, 4G यूज कर रहे हैं, 4G यूज कर रहे हैं मान के चलो, तो बहुत सी कंट्री ऐसे भी हमारे पूरे वर्ल्ड में है जो अब तक 5G यूज कर रही है। टेक्नोलॉजी है ना, हम उनसे एक स्टेप पीछे, हमसे वो एक स्टेप ज्यादा है। टेक्नोलॉजी ध्यान देना, पॉलिटिक्स कि जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पब्लिक अफेयर्स को जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्न कर रही है, उनका आइडियोलॉजी क्या, वगैरह वगैरह, उनको यहाँ डालते हैं। एंड लीगल फोर्स, हमारे गवर्नमेंट, हमारे कंट्री का रूल क्या है चलाने के लिए बिजनेस को या इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग, वो हमारा होता है लीगल फोर्स फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से ये हमारे एलिमेंट चले आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में। अगर उनमें कोई चेंज हुआ तो ध्यान देना, सिर्फ एक तरह के बिजनेस नहीं, सभी बिजनेस एक साथ तुम्हारे होंगे अफेक्ट। आगे बढ़ते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। So microenvironment refers to those internal and external factors which exercise a direct influence on the working and performance of an individual business organization. जब भी हम पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, तो ये पढ़ते हैं ना, कंट्रोल ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द इंडिविजुअल्स who directly and indirectly affects the functioning of particular business. तो मैंने दो वहां पे वर्ड बोला, अफेक्टिंग डायरेक्टली, अफेक्टिंग इनडायरेक्टली। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर बिजनेस को। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट ऑल्सो में डायरेक्ट फ्लो बात की बात है। आगे बढ़ते इसमें इंटरनल फैक्टर्स हमारे क्या क्या होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल फैक्टर्स एग्जिस्टिंग विद इन द बिजनेस फर्म। ध्यान दो, बिजनेस के अंदर उसके स्टाफ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका टॉप मैनेजमेंट, उसका लोकेशन, ये सभी तुम्हारे आते हैं बिजनेस के इंटरनल फैक्टर में। ध्यान दो, the internal factors are considered controllable, controllable because the enterprise has control over these factors। मैंने कहा ना कि अगर इनके रिगार्डिंग बिजनेस फील कर रहा है कि ये ठीक नहीं चल रही है, सही नहीं है, तो बिजनेस खुद चाह के इनको आराम से चेंज कर सकता है, बिकॉज सभी बिजनेस के अंदर ही पाए जाते हैं और बिजनेस का कंट्रोल होता है इनके ऊपर। जब चाहे अपने एम्प्लॉयज चेंज कर दें, जब चाहे अपने टॉप के मैनेजमेंट को चेंज कर दें, अपने इंफ्रा को चेंज कर सकते हैं, तो उनके हाथों में चीज होती है। तो मान के चलो कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हारे हाथ में ये नहीं कि तुम अपने क्लास के टॉपर को पढ़ने से रोक दो, वो तो पढ़ेगा ही, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम खुद पढ़ के टॉप कर जाओ, ये तुम्हारे कंट्रोल में। समझ सकते हो अगर मैं एग्जांपल दे पाया हूँ ठीक से तो। आगे बढ़ते नंबर 1 कॉर्पोरेट कल्चर। ध्यान देना, तो हमारा पहला इंटरनल फैक्टर्स के अंदर चला आता है। द वैल्यूज, बिलीफ एंड एटीट्यूड्स ऑफ द फाउंडर एंड द टॉप मैनेजमेंट। ध्यान कि टॉप मैनेजमेंट का बिलीफ क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो क्या चाहते हैं बिजनेस को लेकर, ये होता है कॉर्पोरेट कल्चर। तो मान के चलो कि अगर बिजनेस जो है, मान के इनको हाई प्रॉफिट चाहिए, तरीका कोई भी होना चाहिए, लेकिन इनको हाई प्रॉफिट अर्न करना है, तो इस वाले केस में क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, बिकॉज उसे तो प्रॉफिट चाहिए कैसे भी हो। तो हाई प्रॉफिट के चक्कर में शायद वो अडल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दे, ये रॉन्ग मीन्स यूज करना स्टार्ट करते, उसको जिससे कस्टमर क्या हो जाए लॉन्ग रन में उससे दूर चले जाए। और कुछ हमारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिनका बिलीफ है कि नहीं, हम प्रॉफिट कम कमा लेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन कस्टमर को अभी सेटिस्फैक्शन देना है, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, so the values, beliefs and attitudes of the founder and the top management of the company exercise a strong influence on what the company stands for and how it does things
and what it considers important, for example। और इनको मान को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। हमारा अगर वैल्यूज या एटीट्यूड ठीक पहले नहीं था, अब हमने एक झटका खा लिया, तो उसके बाद इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। और इनको चेंज करने के बाद फॉर श्योर इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज भी आता है और हमारे को बेनिफिट भी दिखे जाता है, लॉस भी दिखे जाएगा। कैसे? टाटा कंपनी मान के चलो, उसका बिलीव कुछ और है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होने चाहिए पूरे इन्वायरमेंट जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो भी सामान हम बेच रहे हैं, हम भले पैसे हाई चार्ज करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा सामान लगा है ना, तो प्राइस बढ़ेगा, तुम्हारा कॉस्ट प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा मेरा। लेकिन सामान लोग हम अच्छे ही मुहैया कराएंगे, अपने कंपनी की तरह कम दाम पर खराब सामान नहीं बेचेंगे। तो क्या होगा, ये उनके हाथों में है, लेकिन ये भी इम्पैक्ट करता है बिजनेस का फंक्शनिंग को। कस्टमर्स कैसे बन रहे नहीं बन रहे वो डिपेंड ना होगा। आगे हमारा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ध्यान देना। तो कंपनी खुली किस लिए है, कंपनी चाहती क्या, उसे कहते हैं उसका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ध्यान देना। तो वो ऑब्जेक्टिव ही गाइड करता है और मिशन ही गाइड करता है कि बिजनेस कैसे फंक्शन करने वाली है और कैसे फंक्शन नहीं करने वाली है। The business philosophy and purpose of a company guides its priorities, business strategies, product market scope and development process। तो मैं तुमसे फिर से फीडबैक लूंगा तुमसे, अब तक क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ? यहाँ तक मुझे कंफर्म कर देना, तो फिर लोग आराम से आगे बढ़ जाएंगे। जो मैंने बोला अब तक तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चारों मुझे रिप्लाई कर दो और टीम्स को मिनिमाइज करके फिर लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलेगा, फाइन, आ जाओ, चलेगा। आगे टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। जो हमारी कंपनी के बारे में जो पॉलिसी बनाते हैं, जो कंपनी गाइड और डायरेक्शन देते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है? कि जो भी हमारे पार्ट है टॉप मैनेजमेंट के, वो जो टॉप मैनेजमेंट के पार्ट हमारे, वो लोग एफिशिएंट है कि नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं है। अगर है तो बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं तो बिल्कुल लॉस मिलेगा या बिजनेस सफर करेगी मान के चलो। तो इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। ध्यान देना, सभी कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। तो उनके स्किल्स पे डिपेंड करता है, तो उनमें स्किल्स है या नहीं है। have important bearing on its business decisions। और बिजनेस डिसीजन अगर रॉन्ग होंगे तो बिजनेस तो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, और ये अगर तुम्हारे बिजनेस अगर अच्छे होंगे, सही होंगे, तो पॉजिटिवली इंपैक्ट तुम्हारा होगा बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, पावर स्ट्रक्चर ध्यान देना। पावर का मतलब ही क्या होता है? अथॉरिटी। तो यहाँ पे तुम लोग पावर वर्ड काट के लिखना, अथॉरिटी स्ट्रक्चर। जो तुम्हारा है बिजनेस, वो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस फॉलो कर रहा है। दोनों का अपना अपना मेरिट है, हमने पढ़ चुका ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में। तो यहाँ पे तुम क्या फील करोगे कि जो पावर स्ट्रक्चर कैसे लोगों के हाथ में बटा है और लोग उसे यूज कैसे कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारे बिजनेस का फंक्शनिंग, है ना। तो लिखा, द इंटरनल अथॉरिटी रिलेशनशिप between the board of directors and the chief executives is an important factor. The extent to which top management enjoys the support of shareholders and employees at different levels also has an important bearing on decision making and working of the company। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन करता है अपॉइंट? शेयर होल्डर्स। कितना पावर मिलेगा, कौन सेट करते हैं? शेयर होल्डर्स, ध्यान देना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही हमारे होते हैं टॉप मैनेजर। कौन बनेगा, कैसा बनेगा, उनके हाथ में पावर कितना रहेगा, ये डिपेंड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे बनाते हैं, ये कैसे लेते हैं, ध्यान दें। तो अगर पावर कम दिया जाएगा उन लोग को, तो वो ज्यादा डिसीजन ले नहीं पाएंगे। पावर अगर देगा ज्यादा दिया रहेगा तो डिसीजन ना ले सकते, ध्यान देना। तो इस पे भी इम्पैक्ट करता है हमारा कंपनी का पावर का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी में अथॉरिटी का स्ट्रक्चर क्या है, और किसको क्या अथॉरिटी मिला हुआ है, और वो कौन कितना केपेबल है उस अथॉरिटी को फुलफिल करने में। इस पे डिपेंड करता है बिजनेस का हमारा डिसीजन कैसा कितना हमारा होगा। आगे ह्यूमन अनदर रिसोर्सेज, मतलब स्टाफ वगैरह। अगर मेरे स्टाफ हाई मोटिवेटेड रहेंगे, तो मोरल, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी अगर हाई रहेगा, तो बिजनेस के बेनिफिट के लिए सोचेंगे और इससे बिजनेस को ही बेनिफिट मिलेगा। और ठीक इसके उल्टे, अगर ये कॉम्पिटेंस, मोरल और मोटिवेशन नहीं रहेगा उनमें, तो बिजनेस के मोटिवेशन के लिए काम ठीक से नहीं करते। Because the competence, morale and motivation of employees play a vital role in the success of the firm। टाटा स्टील, शायद मैं गलती से कर दिया था, नहीं तो फिर लिखना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिलता है हमें
एक्सटर्नल फैक्टर जो पार्ट तो होते नहीं है तुम्हारे बिजनेस के, लेकिन बिजनेस पे डालते हैं इम्पैक्ट डायरेक्टली। तो पहला मुझे मिला कस्टमर ध्यान देना। तो हर एक बिजनेस के कस्टमर्स अलग अलग होते हैं, या कस्टमर्स बिजनेस के हो सकते हैं जनरली किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के। तो बिजनेस वो हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर इसलिए होते हैं बिकॉज अगर वो हमसे परचेस नहीं करेंगे तो हमारी दिक्कत होगी हम लोग को इस तरीके से। बढ़ते कस्टमर सेक्शन में कि कस्टमर बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। तो कस्टमर को जो चाहिए हमें वही सेल करना है, या कस्टमर जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहेगा हमें उसे अकॉर्डिंगली ही सेल करना है। लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर का बदलते रहता है, तो हमें कस्टमर के उस टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो कि बदलता रहता है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि कब क्या चेंज आ रहा है और कब वो क्या पसंद कर रहा है। बच्चे लोग चॉकलेट पसंद करते हैं बचपन में, बड़े होते होते कुछ और पसंद करते हैं, फिर बड़े बड़े होते होते कुछ और पसंद करते हैं। तो अगर उस लोकेलिटी का बिजनेसमैन अगर बच्चों के नीड्स को नहीं समझे कब क्या उसमें चेंज आ रहा है, तो शायद वो सामान ठीक से ना बेच पाए और जो कस्टमर जो उसके हैं वो सेटिस्फाई ना हो। तो यहाँ पढ़ते हैं, in order to successful a company must understand and meet the needs and expectation of its customers। तो बेसिक चीज है, होना ही पड़ेगा। A firm can select the target customer group or market segment on the basis of the factors like profitability, elasticity of demand, dependability, degree of competition and growth prospect। यहाँ लिखा देखो, A firm can select a target customer group or market segment। तो मतलब क्या होता है, कुछ लोग देखते हैं कि किसी एरिया में फूड में ज्यादा प्रॉफिट है, कुछ देखते हैं, कुछ लोग किसी एरिया में देखते हैं कि यहाँ पे क्लॉथ दुकान खुलना चाहिए, इसमें ज्यादा प्रॉफिट तुम्हारा है। तो उनकी डिजायर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कस्टमर टारगेट तुम्हारे कर रहे हैं और किसमें कितना प्रॉफिट को वो कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। उससे अकॉर्डिंगली वो करते हैं इन्वेस्ट, उससे अकॉर्डिंगली वो सेल करते हैं। यहाँ पे सेम लिखना है, और फर्म कैन सिलेक्ट, ठीक है, टारगेट कस्टमर ग्रुप, कि उनको 10 साल के बच्चों का सामान बेचना है, कि उनको 20 साल के बच्चों का सामान बेचना है, कि उनको 50 साल के आदमियों का सामान बेचना है अपने दुकान में, कैसे किसको बेचना है, किसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, कंपटीटर्स ध्यान देना, ये बहुत ही जरूरी हमारे एलिमेंट होते हैं जो हमारे फंक्शन करते हैं इम्पैक्ट। तो अगर हमारे कंपटीटर्स को हम जानेंगे नहीं, उनके स्ट्रेंथ को, उनके डिफिकल्टीज को समझेंगे नहीं, तो यहाँ पे डिफिकल्टी हमें आती है कि कौन सा कंपटीटर कब क्या हमें compete कर जाए, हमें क्या चैलेंज दे जाए, हमें कैसे वो इम्पैक्ट नेगेटिवली कर जाए। तो यहाँ पर कंपटीटर्स क्या लॉन्च कर रहे हैं, क्या सामान बेच रहे हैं, क्या नयापन ला रहे हैं, यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, एक बिजनेस को ध्यान से देखना पड़ेगा, उस कंपटीटर में भी ध्यान देना। So company may have both direct and indirect competitors। तो डायरेक्ट कंपटीटर्स वो होते हैं जो सेम तरह के सामान बेचते हैं। मान के चलो कि नोकिया कंपनी और Xiaomi कंपनी, Xiaomi कंपनी के लिए नोकिया और नोकिया कंपनी के लिए Xiaomi कंपनी डायरेक्ट तुम्हारी कंपटीटर है, बिकॉज दोनों सेम सामान बेच रहे हैं। लेकिन अब मान के चलो कि सोनी कंपनी, या लेके चलो तुम्हारी ओनिडा कंपनी और मोबाइल सेलफोन कंपनी, इन दोनों में तुम्हारे जो है इनडायरेक्ट कंपटीशन है। क्यों? बिकॉज सोनी कंपनी, ये जो तुम्हारी कंपनी है, मान के चलो मेनली टीवी बनाती है, तो आजकल लोग टीवी बहुत कम खरीदते हैं, यंगस्टर्स मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह चला के मोबाइल में काम चला लेते हैं, तो बिक रहा है टीवी, उतना नहीं बिक रहा है, ठीक है, इस तरीके से। सो फर्म कैन हैव, सो इस वाले केस में सोनी और मोबाइल फोन मान के चलो, यानी कि टीवी मैन्युफैक्चरर और मोबाइल मैन्युफैक्चरर के बीच में इनडायरेक्ट कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, Sony TV faces direct competition from the brand like LG, Samsung, Oida, because Sony भी टीवी बना रहा है, Samsung भी टीवी बना रहा है, दोनों सेम चीज बना रहा है ना, डायरेक्ट कंपटीशन। आगे, indirect competition comes from the firms varying for the discretionary income। For example, a cinema house faces indirect competition from casino and other films marketing entertainment। ध्यान दो कि अगर मान के चलो लोग सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे तो कहीं और जाएंगे, दोनों अलग अलग तरह के सामान तुम्हारे बेच रहे हैं। सिनेमा हॉल कुछ अलग सामान टीवी मूवी दिखा रहा है, और यह मेला या फेयर मान के चलो ये तुम्हारे अलग तरह के तुम्हारी चीज दिखा रहा है, लेकिन ये कस्टमर को अपने यहाँ पे खींच लेते हैं, इसलिए कहते हैं इनके बीच में इनडायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है। जो बिजनेस ऐसे में इन्वॉल्व है उनको अपने कंपनी को ध्यान से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो कैसे चेंज लेकर आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते सप्लायर्स हमारा, सप्लायर्स वो होते हैं, अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो मुझे पहले कुछ गुड्स चाहिए, कुछ फिजिकल इनपुट्स चाहिए, हमने पढ़ा था प्रोडक्शन चैप्टर में।
सप्लायर्स वही लोग हैं जो वो चीज या वो इनपुट्स को अवेलेबल करवाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर सप्लायर जो है चीजों को टाइम पर, अगर इनपुट्स को टाइम पर सप्लाई नहीं करवा पाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा और हम वहां पे होंगे इम्पैक्ट। लेकिन अगर ये उनको कर पाएंगे, तुम्हारे सप्लाई टाइम पे करेंगे या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को अगर मेक श्योर करते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। आगे बढ़ते चलो। Suppliers refer to the people and groups who supply raw materials and components to the company। सिंपल सा बात हम जानते हैं क्या होता है, हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट्स में कह लो। Reliable sources of supply enable the company to carry on uninterrupted operations and to minimize inventory carrying cost। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है कि अगर मुझे लगेगा कि मुझे सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा है या बहुत दिन बाद मिलेगा, तो मुझे अपने प्रोडक्शन को अनइंटरप्टेड चलाने के लिए बहुत सा रॉ मटेरियल स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा और उसमें जो मेरे बहुत सारे पैसे हमेशा फंसे रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हें सप्लायर मुझे बोल दे कि आपको जब भी चाहिए, जितना भी स्मॉल सा अमाउंट चाहिए मुझसे, आप मुझसे खरीद सकते हो, मुझको मिलते रहेगा, तब उतना बड़ा स्टॉक में मेंटेन नहीं करूंगा तो मेरे पैसे वहां फंसेंगे नहीं, तो उसी पैसों को मैं कहीं और लगा सकता हूँ। इसे कहते हैं सेविंग ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ये हमारा हेल्प करता है इस तरीके से। कहाँ चला गया, आगे बढ़ते हैं चलो। सो सप्लायर्स लिखा है, आगे लिखा है कि स्ट्राइक और एनी अदर प्रोडक्शन प्रॉब्लम ऑफ द सप्लायर मे कॉज इंटरप्शन इन द मैन्युफैक्चर। जो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन इस तरीके से अगर सप्लायर हमें अच्छा मिल गया तो हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, वो नॉर्मल चलते जाएगा। आगे है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स मिडिलमैन। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में। ध्यान दो, एक प्रोड्यूसर किसको बेचेगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा अल्टीमेट कस्टमर को। तो रिटेलर और होलसेलर क्या कर रहे हैं, मिलकर एक लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। लेकिन अगर ये मिडिलमैन अच्छे से हो ही ना, तो ठीक से तुम्हारा काम करे ही ना, तो क्या होगा, अल्टीमेट दिक्कत होगा कंपनी को या बिजनेस को, दिक्कत तुम्हारा होगा। बिकॉज अब मेरे मिडिलमैन नहीं है तो कौन सामान को पहुंचाएगा प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक डायरेक्टली। ध्यान दें, तो सिविल मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हेल्प अ कंपनी इन प्रमोटिंग। ध्यान देना, मतलब उसके बिहाफ में ऐड करें लोकल एरिया पर, सेलिंग उसके बिहाफ में बेच रहे हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। मिडिलमैन लाइक एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर्स। तो अगर ये लिंक रहेगा ही नहीं तो कंपनी पे इंपैक्ट आएगा। इसलिए ये हमारे होते हैं मिडिलमैन का स्ट्रक्चर, जो हमारा नेटवर्क जो हमारा वो एक्सटर्नल नेचर का हमारा बिजनेस के लिए। आगे फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स वो हमारे लोग होते हैं जो बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस को मेक श्योर करते हैं कि जो सप्लाई ऑफ फंड है वो रेगुलर मिलते रहे। सप्लायर तो क्या हमारे होते हैं, एक सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल होते हैं, एक सप्लायर तुम्हारे फंड होते हैं। सप्लायर ऑफ फंड तुम्हारे करते क्या है कि बिजनेस को टाइमली पैसे देते रहते हैं, जिससे बिजनेस पैसे डायरेक्टली टाइमली मिलते रहता है और बिजनेस पैसों की किल्लत से जूझता नहीं है, तो उसके ऑपरेशन रुकते नहीं। ध्यान देना, तो लिखा यहाँ पर कि द शेयर होल्डर्स, financial institutions, debenture holders and banks provide finance to a company। तो financial capacity, policies and attitudes of financiers are important factors for the company। ध्यान देना, अगर ये अगर ठीक से नहीं, ये में कोई नेगेटिव चेंज आ गया, ये हम पैसे अगर बंद कर दी तो हमारा बिजनेस होगा इम्पैक्ट। और इनका इनसे अगर फंड का फ्लो ठीक चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मल बिजनेस को चलाते रहेंगे। पब्लिक्स नॉर्मल ही है, सोसाइटी ध्यान देना। तो पब्लिक छोड़ दो, 5 पॉइंट बहुत होते हैं इसके अंदर, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर तुम इनको 5 फैक्टर को लर्न कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो मैंने हाईलाइट कर दिया। और जो मैक्रो इन्वायरमेंट बचा और जो बचा हमारा स्वॉट एनालिसिस, इस चैप्टर में हम एक क्लास और कर लेंगे, संडे या कल मिले कल भी क्लास कर लेंगे, इस टॉपिक को हम लोग वहां पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे फास्ट फास्ट रिप्लाई दो मुझे चैट ऑप्शन में, क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं इस क्लास को एंड कर पाऊं और सिंपली मैं रिप्लाई कर सकता हूँ अगला